Question 13. Mrs. R is an employee getting a monthly salary of 40,000 plus a DNS pay of 4,000 per month. Salary है इनकी 40,000 per month और DNS pay है 4,000 per month. She contributed 15% of her salary and DNS pay to a provident fund to which her employer contributes an equal amount. अब ये जो प्रोविडेंट फंड में इनका 15% ऑफ हर सैलरी जा रहा है, ये उस पर डिपेंड करता है कि कौन सा प्रोविडेंट फंड है. अगर रिकॉग्नाइज है तो फिर लेते हैं, अनरिकॉग्नाइज है तो एग्जेम्प्ट रहता है. लेकिन जो रिकॉग्नाइज्ड में हम ये रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड के केस में लेंगे, उसमें भी कंडीशन ये है कि एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन नहीं लेते हैं. जैसे यहाँ लिखा शी कंट्रीब्यूट 15% ऑफ हर सैलरी, तो ये नहीं लेंगे. लेकिन बोला है एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट्स एन इक्वल अमाउंट, यानी कि एम्प्लॉयर भी 15% ऑफ सैलरी कर रहा है, तो फिर एम्प्लॉयर वाला हम कैलकुलेट करते हैं. और हमने पढ़ा है फॉर्मेट में कि केवल 12% ऑफ ये एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन इन रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड इन एक्सेस ऑफ 12% ऑफ सैलरी, यानी कि सैलरी के 12% तक एग्जेम्प्ट होता है और 12% से जितना भी ज़्यादा होगा बस उतना ही लेंगे. जैसे क्वेश्चन में 15% दिया है तो केवल 3% यहाँ पे आएगा. लिखा है ना एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन इन आरपीएफ इन एक्सेस ऑफ 12% ऑफ सैलरी. वैसे ही फिर इंटरेस्ट ऑन द प्रोविडेंट फंड इज डिटरमाइंड एट द रेट ऑफ 12% पर एनम विच अमाउंटेड टू 72,000 फॉर द प्रीवियस ईयर. इंटरेस्ट का भी एक कंडीशन है, इंटरेस्ट का भी हमने फॉर्मेट में पढ़ा है कि इंटरेस्ट ऑन आरपीएफ रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड इन एक्सेस ऑफ 9.5%. अगर 9.5% से ज़्यादा है तो जितना भी परसेंटेज 9.5% से ज़्यादा है बस वही अमाउंट यहाँ पे टैक्सेबल होगा. वो भी सिर्फ रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड के केस में. अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड के केस में ना ही इंटरेस्ट लेते हैं ना ही एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन लेते हैं. फिर उसके बाद शी पेड प्रोफेशनल टैक्स 2,000 रुपीज़. तो प्रोफेशनल टैक्स मैंने बताया था जब हम लोग डिडक्शन करते हैं तो स्टैंडर्ड डिडक्शन, एम्प्लॉयमेंट टैक्स या फिर प्रोफेशनल टैक्स और इंटरटेनमेंट अलाउंस. तो यहाँ प्रोफेशनल टैक्स है तो ये भी ग्रॉस सैलरी में से जब डिडक्शन माइनस करते हैं तो ये भी वहाँ माइनस होगा. What will be her taxable salary for the assessment year 2020-23 if the provident fund is a recognized and be unrecognized? तो इसको हम रिकॉग्नाइज्ड के लिए एक बार कैलकुलेट करेंगे, एक बार अनरिकॉग्नाइज्ड के लिए. सोल्यूशन देखते हैं इसका. कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल सैलरी फॉर द असेसमेंट ईयर 20-23. मैंने रिकॉग्नाइज्ड अनरिकॉग्नाइज्ड का एक ही में टेबल बना लिया है. अगर आप चाहो तो एक बार रिकॉग्नाइज्ड के लिए अलग से कैलकुलेट कर सकते हो, अनरिकॉग्नाइज्ड के लिए अलग से कैलकुलेट कर सकते हो, क्योंकि बाकी सारी चीज़ें सेम रहती है. बस रिकॉग्नाइज्ड में ट्रीटमेंट जो होता है वो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन का अलग होता है, इसमें अलग होता है. अनरिकॉग्नाइज्ड में लेते ही नहीं है, रिकॉग्नाइज्ड में बस एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन लेते हैं. अब देखते हैं इसका. सबसे पहले बोला गया मंथली सैलरी, तो यहाँ हम लिख लेते हैं बेसिक सैलरी. बेसिक सैलरी दे रखा है इनका 40,000, तो 12 हो जाए 48, तो हो जाएगा 40,000 इंटू 12. ₹4,80,000. दोनों ही कॉलम में इतना ही अमाउंट हो जाएगा. उसके बाद डियरनेस पे दे रखा है क्वेश्चन में. डियरनेस पे दे रखा है 4,000 पर मंथ. 12 4 जा 48,000. 4,000 पर मंथ इंटू 12 दैट इज़ 48,000 रुपीज़ दोनों कॉलम में. डियरनेस पे के बाद शी कंट्रीब्यूटेड 15% ऑफ हर सैलरी एंड डियरनेस पे. तो अब ये ध्यान से देखिएगा, ये पहला क्वेश्चन है ऐसा इसमें. तो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन तो लेना ही नहीं है. जो भी एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन है वो पूरी तरीके से एग्जेम्प्ट होता है. जो एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूशन किया है रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में केवल वो लेते हैं. ध्यान रखना है ये चीज़ क्वेश्चन में. एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन इन रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड इन एक्सेस ऑफ 12% ऑफ सैलरी. अब ये पूरा आप लिखोगे तो आपको याद है. और यहाँ जो ये सैलरी की बात हो रही है, मैंने बताया था रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में सैलरी की जब बात हो रही है तो ये सैलरी है बेसिक सैलरी प्लस डीए रिटायरमेंट प्लस डीपी प्लस कमीशन ऑन सेल्स. तो ये भी आप पहले इसको नोट्स में यहाँ पे लिख लोगे.
सैलरी फॉर रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, तो इज इक्वल टू बेसिक सैलरी प्लस डीए रिटायरमेंट प्लस डियरनेस पे प्लस कमीशन ऑन सेल्स। तो क्वेश्चन में बेसिक सैलरी दे रखा है 4,80,000 रुपीज़, डियरनेस अलाउंस रिटायरमेंट पे नहीं दे रखा है, डियरनेस पे दे रखा है 48,000 रुपीज़ और कमीशन ऑन सेल्स भी नहीं दे रखा है। तो 48,000 रुपीज़ प्लस 4,80,000 रुपीज़ आ जाएगा 5,28,000। और यहाँ पे क्वेश्चन में वैसे भी गिवन था कि शी कंट्रीब्यूटेड 15% ऑफ सैलरी एंड डियरनेस पे, साफ साफ लिखा हुआ था कि सैलरी प्लस डियरनेस पे का ही इसमें कंट्रीब्यूशन है और किसी चीज़ का नहीं। तो आप सीधे सीधे इसमें सैलरी प्लस डियरनेस पे का भी कर सकते थे, मैंने इसको फॉर्मूले से करवा दिया, कोई दिक्कत नहीं है इसमें भी। 5,28,000। अब यहाँ पे क्वेश्चन में हमको ध्यान देना है, बोला गया शी कंट्रीब्यूटेड 15%, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट्स एन इक्वल अमाउंट, यानी कि एम्प्लॉयर ने भी कंट्रीब्यूट किया होगा 15% का। तो कितना परसेंट एक्सेस कर रहा है 12% से? केवल 3%। तो फिर बस 5,28,000 का 3% निकालेंगे, 5,28,000 का 3%, ये आ गया 15,840। ये 3% क्यों किए? ये इसलिए हम लोग ने 3% किया क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है 15% जो था उनके एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूट किया, और हमने पढ़ा है कि 12% तक एग्जेम्प्ट रहता है। तो ये 12% ने माइनस किया, बचा केवल 3%। तो इतना ही बस, ये 3% ही बस टैक्सेबल होगा। तो 15,840 यहाँ पे हम लिख देंगे 15,840। और मैंने बताया अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड के केस में ये अमाउंट ज़ीरो रहता है। अच्छा, पहले रिकॉग्नाइज का देख लेते हैं, उसके बाद फिर अनरिकॉग्नाइज से करा देंगे। उसके बाद फिर इंटरेस्ट की बात हो रही है। इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट भी अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड पे नहीं लेते हैं, केवल रिकॉग्नाइज पे लेते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन आरपीएफ, और इंटरेस्ट के केस में 9.5% इन एक्सेस ऑफ 9.5%। जैसे एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन में था कि सैलरी के 12% से जितना ज़्यादा है वो लेते हैं, 12% तक एग्जेम्प्ट। यहाँ पे इंटरेस्ट का जो परसेंटेज है 9.5% तक एग्जेम्प्ट रहेगा। तो क्वेश्चन में गिवन है कि इंटरेस्ट 12% पे इनको मिला है, तो ये कैलकुलेशन कैसे होगी ये भी देख लेते हैं। इंटरेस्ट, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट हम कर रहे हैं, इंटरेस्ट ऑफ रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम 1% का निकाल लेंगे। तो यहाँ दिया हुआ है कि 72,000 रुपीज़ है, इंटरेस्ट गिवन है 72,000 और परसेंटेज गिवन है 12%। तो सबसे पहले हम 1% का निकाल लेंगे। तो नहीं, पहले हम ये देख लेंगे कि कितना अमाउंट इसमें एग्जेम्प्ट होगा। तो भैया इंटरेस्ट जो है, इंटरेस्ट क्वेश्चन में 12% दे रखा है और हमने पढ़ा है 9.5% तक एग्जेम्प्ट रहता है। तो 9.5 तक एग्जेम्प्ट रहेगा, 12 माइनस 9.5, यह आ जाएगा 2.5%। 2.5% इंटरेस्ट हो गया, 2.5% इंटरेस्ट हो गया। अब इसमें तो सबसे पहले हम 1% का निकाल लेंगे, 72,000 बाई 12, इससे 1% का निकल जाएगा इंटू 2.5%, ये 2.5% की वैल्यू आ जाएगी। 72,000 डिवाइड बाई 12 इंटू 2.5, 15,000 रुपीज़ इंटरेस्ट आ गया। इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट किया हमने पहले ये निकालिए, 9.5% तक एग्जेम्प्ट रहता है, तो यानी कि बस 2.5% टैक्सेबल होगा। 12 माइनस 9.5, 2.5% तक टैक्सेबल होगा। तो 72,000 इंटरेस्ट था, अपॉन 12 कर दिया, 1% का आ गया, और इंटू कर देंगे 2.5 से, 2.5% की वैल्यू आ जाएगी 15,000 रुपीज़। उसके बाद अब यहाँ पे इंटरेस्ट का भी वैल्यू पुट कर देंगे। इंटरेस्ट का वैल्यू 15,000 रुपीज़।
इंटरेस्ट के बाद दे रखा है शी पेड प्रोफेशनल टैक्स 2000 रुपीज़। तो प्रोफेशनल टैक्स जो था इन्होंने 2000 रुपीज़ पे किया है। ओह सॉरी, ये तो माइनस होता है। पहले अब इतना अमाउंट ऐड कर देंगे हम, और कुछ दे नहीं रखा है। सैलरी ले लिया हमने, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन ले लिया, इंटरेस्ट ले लिया, और बस अब प्रोफेशनल टैक्स वो तो माइनस होगा। तो 4,80,000 प्लस 48,000 रुपीज़ प्लस 15,840 प्लस 15,000 रुपीज़, यह आ जाएगा 5,58,840। अब इसमें से हम सबसे पहले लेस करते हैं स्टैंडर्ड डिडक्शन। स्टैंडर्ड डिडक्शन हो जाएगा 50,000 रुपीज़ का, और प्रोफेशनल टैक्स भी क्वेश्चन में दे रखा है। तो प्रोफेशनल टैक्स 2,000 रुपीज़ दिया है। तो 5,58,840 में हम माइनस कर देंगे 52,000 रुपीज़, यह आ जाएगा 5,06,840। ये है ग्रॉस सैलरी और ये है टैक्सेबल सैलरी। तो अब अनरिकग्नाइज का देख लेते हैं। रिकग्नाइज के केस में एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन लेते हैं और इंटरेस्ट भी लेते हैं। अनरिकग्नाइज के केस में ना ही एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन लेते हैं ना ही इंटरेस्ट लेते हैं। केवल रिटायरमेंट के समय अगर लिखा हुआ है कि लमसम अमाउंट मिल रहा है तो उसका हाफ अमाउंट टैक्सेबल होता है। और बस, तो फिर इसमें भी ग्रॉस सैलरी आप कैलकुलेट कर देंगे। 4,80,000 रुपीज़ प्लस 48,000 रुपीज़, यह आ जाएगा 5,28,000 रुपीज़। अब इसमें से भी वही चीज़ होगा, स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 रुपीज़ और प्रोफेशनल टैक्स 2,000 रुपीज़। ये मतलब आपको दो कंडीशन दे रखी है, एक रिकग्नाइज की एक अनरिकग्नाइज की। फिर उसके बाद 5,28,000 में से 52,000 माइनस कर देंगे, आ जाएगा 4,76,000 रुपीज़ टैक्सेबल सैलरी। तो अब फिर से इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। इसमें हमने बेसिक सैलरी ले लिया, डियरनेस पे लिया, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन इन एक्सेस ऑफ 12% ऑफ सैलरी। तो ये हमने कैसे निकाला? क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन था कि सैलरी का 12%, तो सैलरी प्लस डियरनेस पे का। और वैसे भी सैलरी फॉर आरपीएफ का फॉर्मूला होता है बेसिक सैलरी प्लस डी रिटायरमेंट प्लस डीबी प्लस कमीशन ऑन सेल्स। तो हमने ऐसे कर दिया, इसमें कोई दिक्कत नहीं। 4,80,000 प्लस 48,000, यह आ गया 5,28,000 रुपये। हमने पढ़ा है 12% तक एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन एग्जेम्प्ट। तो केवल इसमें दिया हुआ है कि 15% एम्प्लॉयर ने भी कंट्रीब्यूट किया है, तो 3% टैक्सेबल होगा। तो इस सैलरी का 3% टैक्सेबल कर दिया। सेम वही चीज़ इंटरेस्ट के लिए किया है। इंटरेस्ट में दिया हुआ है कि 72,000 इंटरेस्ट है, 12% गिवन है कि 12% पे इंटरेस्ट मिला है, और हमने पढ़ा है कि 9.5 तक एग्जेम्प्ट होता है। तो 12 माइनस 9.5 कर देंगे तो 2.5% इंटरेस्ट केवल टैक्सेबल होगा। तो पहले हमने 72,000 अपॉन 12 करके 1% का निकाल लिया, फिर इंटू कर दिया 2.5 से, तो यह आ गया 2.5% का इंटरेस्ट जो कि टैक्सेबल होगा। तो यहाँ हमने पुट कर दिया वैल्यू इंटरेस्ट है 15,000। और अनरिकग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड के केस में ना ही एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन लेंगे ना ही इंटरेस्ट ऑन प्रोविडेंट फंड लेंगे।